Hello, viewers and students. I again I come with a topics this time. This topics for BA Part 2 Economic Honors students, and my topic is public finance. I start very initial step by step discussed, that means public finance. What is public finance? ये सब सारे चीज़ को हम स्टार्ट डील करेंगे कि पब्लिक फिनांस में जब वहाँ पर आप एक डायग्राम आप जो हम पहले लेकर आए हैं कि कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा कुछ दे सके, तो हम पब्लिक फिनांस सबसे पहले जो हम जो यहाँ पर मेरा टॉपिक का है वो पब्लिक फिनांस है. पब्लिक फिनांस इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, बट दिस topics, this branch containing very huge study material and deals about what, so I read step by step. हम इसमें यहाँ पर बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे. व्हाट इज पब्लिक फिनांस, पब्लिक फिनांस में क्या है, उसके बाद उसके सारे जितने कितने कंसिक्वेंसेस हैं, ये सब सारे चीज़ को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जब आते हैं पब्लिक फिनांस, व्हाट इज पब्लिक फिनांस, यानी कि पब्लिक फिनांस क्या है, इसके बारे में हम जब करते हैं डिस्कस. पब्लिक फिनांस deals with rising of revenue and incurring expenditure in related to a state that means government, यानी कि पब्लिक. यहाँ पे यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, पब्लिक फिनांस डील्स विद द राइजिंग अप ऑफ रेवेन्यू एंड इंक्यूरिंग एक्सपेंडिचर बाय द पब्लिक अथॉरिटी. पब्लिक अथॉरिटी से यहाँ पर दिया गया कि पब्लिक अथॉरिटी दैट मीन्स स्टेट का कोई बॉडीज, कोई यूनिट पूरे जो डील करता है, सबसे पहले वो क्या क्या चीज का डील करता है, दो चीजों का डील करता है. एक पहला जो है वो रेवेन्यू, यहाँ पर जो रेवेन्यू देख रहे हैं उसको डील करता है, और दूसरा को डील करता है एक्सपेंडिचर, यानी कि वो अपनी स्टेट जो अथॉरिटी है, सो दो चीजों को डील करता है. पहला है रेवेन्यू दैट मीन्स आय, जो उसकी आय का स्रोत है, और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर. सो हम पहले यहाँ पर कह चुके हैं पब्लिक अथॉरिटी डील्स विद टू इम्पोर्टेंट्स. वन इज रेवेन्यू, राइजिंग अप ऑफ रेवेन्यू एंड इंक्यूरिंग एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वो क्या क्या उपाय करता है, कैसे वो करता है, और दूसरा है कि एक्सपेंडिचर का जो सहन है, एक्सपेंडिचर को मैनेज कैसे करता है, इसके बारे में उस यहाँ पे बताया गया है. ये दो चीजों को डील करता है. इसी टॉपिक पे हम इनिशियल में हम स्टार्ट करेंगे. वेरी बिगिनर्स, ये बहुत ही इनिशियल स्टेप बाय स्टेप है और बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर इस टॉपिक को अगर वो देख ले, समझने का कोशिश करे, तो बहुत ही इजी तरीके से वो समझ सकता है. तो यहाँ पर हम ये है अकॉर्डिंग टू डाल्टन हमारे एक पब्लिक फिनांस ब्रांच के एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, और इन्होंने बताया क्या कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन पब्लिक फिनांस एज द साइंस दैट इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. कंसर्न ध्यान देता है, उस पर अपना फोकस करता है. किस पर फोकस करता है कि पब्लिक अथॉरिटी फोकस करता है इनकम पे, कि हमारा इनकम कहाँ से आएगा, और एक्सपेंडिचर को हम जो एक्सपेंडिचर हो रहा है स्टेट के लिए वो कैसे होगा, वो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा. तो पब्लिक अथॉरिटी एंड द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू अनदर, एक दूसरे को हम एडजस्ट करते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो फिर रेवेन्यू को बढ़ाकर हम उसे कैसे करेंगे, मैनेज करेंगे. अगर रेवेन्यू सरप्लस हो गया है तो एक्सपेंडिचर पर बढ़ा के क्या करेंगे. ये सब सारे चीजों का एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एंड द एडजस्टमेंट ऑफ वन बाय वन. द बेसिक रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेस, लोन्स, etc. and utilize these resources for accelerating economic growth and also
for bringing about the desired redistribution of income and wealth in the country। ये बताता क्या है कि हम अब यहाँ पर बात है कि हम रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर को पब्लिक अथॉरिटी क्यों करती है। पब्लिक अथॉरिटी इसलिए करती है कि ये जो करता है टैक्सेस के थ्रू और फी के थ्रू या फिर जिस तरह से उसका इनकम के थ्रू जैसे जैसे उसका स्रोत होता है उससे अपना रेवेन्यू को जनरेट करता है और उसको क्या करता है कि एक्सपेंड करता है, खर्च करता है। यह किससे करता है? दिस टू एलिमेंट्स in this public finance is very important for the growth in economic and development because no any state grow without revenue or no any state grow without expenditure। अगर उसके पास रेवेन्यू है, आय हो रही है, तो उसे क्या करना है? उसे खर्च करना होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये ज्यादा है, बहुत अच्छा है, जरूरी है। और इसके थ्रू क्या करता है कि रेवेन्यू जनरेट करता है, तो किसी से टैक्स वो ले रहा है, किसी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है। ये सब सारे चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे और बिगिनर से स्टार्ट हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पब्लिक जो फाइनेंस है वो दो भागों में बांटा हुआ है, दो भाग बांटे हैं। पहला है पब्लिक रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वाले पार्ट्स को हम बाद में डील करेंगे जब हम यहाँ पर से पढ़ते पढ़ते हम लोग कैनन ऑफ टैक्सेशन भी इसमें पढ़ना है, तो उसके बाद वाले पार्ट्स में हम इसको एक्सपेंडिचर को डील करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ये दोनों बहुत ह्यूज लेंदी हो जाएगा, तो सबसे पहले हम टैक्स रेवेन्यू वाले पोर्शन को समझते हैं। जब देखिए यहाँ पर देखिए रेवेन्यू वाले पोर्शन को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं, 3 भागों में डिवाइड किए हैं। अक्सर हाँ यहाँ पर देखा जाता है, हम इसको कस्टम ड्यूटीज को अलग इसलिए रखे हैं कि ये थोड़ा सा इसका कुछ मिलता जुलता तो इसका नॉन टैक्स रेवेन्यू से है, लेकिन इसमें कुछ अलग, इसका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट नेचर हो जाने के कारण इससे हम अलग से रखे हैं। लेकिन शुरू से हम स्टार्ट करते हैं टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू क्या, पहले हम बांट दिए टैक्स रेवेन्यू में जो हम टैक्स से कलेक्ट करते हैं, दूसरा होता है नॉन टैक्स कैसे जनरेट करता है। पब्लिक अथॉरिटीज और पब्लिक बॉडीज और गवर्नमेंट, स्टेट के गवर्नमेंट के बाद ये पास यहाँ पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पब्लिक रेवेन्यू इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कि गवर्नमेंट कहने का यहाँ पर मतलब से इससे हो गया कि गवर्नमेंट क्या कौन कौन हो सकता है। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, स्टेट हो सकता है और लोकल बॉडीज। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इनकम टैक्स के थ्रू और जो बहुत सारे टैक्स लगाकर अपने रेवेन्यू को जनरेट करते हैं या फिर इनकम से, प्रॉफिट से जनरेट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पोर्शन होता है जो अपना करते हैं। और लोकल बॉडी दैट मीन्स जो पंचायती राज सिस्टम है उस वहाँ का जो है टैक्सेस, जैसे हाउस टैक्स, ये सब सारे चीज को वगैरह इसके पास आता है, तो ये सबसे जनरेट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये टैक्स जनरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। तो टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मेनली टू वेज टैक्सेस जनरेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स रेवेन्यू और अनदर इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहला टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि एक आय के स्रोत से जो हम टैक्स के स्रोत से हम कर रहे हैं, एक नॉन टैक्स के स्रोत से है। तो एक पहला है टैक्स सोर्स। टैक्सेस आर कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय पीपुल। टैक्स contribution by people lived by the state for meeting expenses in the common interest of the all citizens। टैक्स रेवेन्यू, अब यहाँ पर हम इसके बारे में हम डील कर रहे हैं। तो ये क्या बोलता है, टैक्सेस आर कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द पब्लिक लिव्ड बाय द state authority, state bodies on the public, and this is very necessary and compulsory without manage of this expenditure through the revenue। यहाँ से ये मैनेज करता है। कहने का मतलब यह हो गया कि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक अगर स्टेट में रह रहा है, स्टेट कहने का मतलब हो गया या कंट्री में रह रहा है, तो उस पर सिटीजन, यहाँ का सिटीजन है और यहाँ का सिटीजन नहीं है, दोनों पर भी टैक्स लगता है। तो यहाँ पर जब
टैक्स जब लगाया जाता है उस पर, तो एक कंपलसरी है कि आपको यहाँ रह रहे हैं तो टैक्स आप पे लगेगा। और वो किस किस फॉर्म में होगा, अलग होगा। इनकम टैक्स के फॉर्म में होगा कि उसके पास डायरेक्ट टैक्स के रूप में होगा या इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में होगा। सो हम यहाँ पर अलग अलग तरीका से हम देखेंगे कि ये क्या है। लेकिन किसी भी यहाँ पर का जो है, जो स्टेट को रन करने, स्टेट दैट मीन्स गवर्नमेंट, स्टेट का वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट। यहाँ पर ये हमारा शो करता है कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑल सिटीजन। अब हमारे पास टैक्स आएगा तब ना हमें डेवलपमेंट की वर्क होगी, रोड बनेंगे, रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, सब सारे चीज इसके थ्रू हमारा बनता है, डेवलपमेंट होता है और यही यहाँ पर एक्सपेंड होता है। तो हम इसको टैक्स रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला है फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट टैक्स एंड नेक्स्ट पार्ट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट, अब हम यहाँ पर सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। ये टैक्स गिवन बाई ए पार्टी और ए बॉडीज, बट दिस टैक्स does not shift to the another person. This tax is known as direct tax. यहाँ पर ये टैक्स है, ये टैक्स इज said to be direct if the taxpayers bears the burden of the taxes. He cannot shift the burden to any other person. Example, income tax, wealth tax and gift tax. ये सब सारे चीज है। अगर यहाँ पर कहता है क्या कि वैसा टैक्स स्टेट अथॉरिटी, स्टेट बॉडी के द्वारा वैसा टैक्स लगाया गया है, टैक्स का फॉर्मेट वैसा है कि जब किसी पब्लिक पे अगर उसे लगाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी को पे करना पड़ता है। वह अपने टैक्स को किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता है, वो दूसरे पर किसी बाईपास नहीं कर सकता है। वैसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और यह डायरेक्ट टैक्स जो है, जो हमारा 2-3 फॉर्म यहाँ पर हम लाए हैं, 2-3 फॉर्म में हो सकता है। अब डायरेक्ट टैक्स जैसे शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, जब इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को हम खुद व खुद बियर करना पड़ेगा। जिस पीपुल पे, जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वही डायरेक्ट टैक्स यानी कि आयकर जो हम कहते हैं उसे पे करना पड़ता है और वही पे करता है, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आता है। पहला है समझिए डायरेक्ट टैक्स। Indirect tax known which tax is known as indirect tax, that means a state bodies impose taxes on a person, but this person shift this taxes to the another person, that means bypass to the other। उससे उस टैक्स का तो पे करने का जरिया वो जरूर बनता है, स्रोत वो जरूर बनता है, लेकिन वह जो टैक्स जो पे किया गया है, पे कर रहा है, वह खुद अपने से नहीं पे करता है। वो क्या करता है, दूसरे के वो टैक्स को बाईपास कर देता है, दूसरे पे चला देता है और वहां से जनरेट करके वो फिर टैक्स को वो देता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे अंतर है जो यहाँ पर जो हमारा यहाँ दिखा रहा है। तो ये सब सारे चीजें हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स को हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकम टैक्स हो गया। ये डायरेक्ट टैक्स में कुछ हमारा एडवांटेज हो सकता है, कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स में कुछ एडवांटेज है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू पे, अकॉर्डिंग टू पे। पहला एडवांटेज यहाँ पर जो एडवांटेज हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स का, इट्स पे according to their ability। कहने का मतलब यह हो गया कि जो इनकम टैक्स पे किया जाता है वो अपने एबिलिटी कहने का मतलब होता है इनकम, उसका स्रोत कितना है। वैसा नहीं है कि इनकम टैक्स किसी पे भी इम्पोज किया जा सकता, कर दे, गरीब पे कर दे, या फिर जिसका इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है वो कर दे। तो दिस टैक्स इज पे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, और इस तरह से ये पे किया जाता है। तो ये है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, कलेक्शन, लो कलेक्शन कॉस्ट। यहाँ पर जो कलेक्शन में जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वेरी लो।
यानी कि इसमें जो कलेक्ट करता है, जब स्टेट बॉडी होगा तो इसको कलेक्ट करेगा, तो इसको कलेक्ट करने में इसको पैसे भी कम लगता है, तो ये बहुत इजीली इसको हम कर सकते हैं और ये हमारा दिखा जाता है। दूसरा इसमें कि एडवांटेज के बाद यहाँ पर क्या है, डिसएडवांटेज भी यहाँ पर हमें इससे देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज यानी कि इसके जो है जो निगेटिव पहलू क्या है, जो ऋणात्मक जो भाग जो है वो क्या है, इससे इवेशन, टैक्स इवेशन, अगर इस टैक्स को पे करता है एक टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड आर्बिट्रेरली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर टैक्स रेट को स्टेट बॉडी के द्वारा आर्बिट्रेरी, मतलब कहने का मतलब कि अनाप शनाप जो होता है, अगर इस तरह से किसी पर फिक्स कर दिया जाए कि इतना से इतना इनकम ग्रुप वाले ही इतना ही टैक्स पे करेंगे, इतना से ऐसे करेंगे टैक्स पे करेंगे, तो इस कंडीशन में आर्बिट्रेरी हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाती है, इवेशन ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्स की कर का चोरी होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा इसका एडवांटेज था और डिसएडवांटेज दोनों हम यहाँ पर इसका देखें। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को दोनों को हम यहाँ पर देखें। अब यहाँ पे है ये हम देख लिए। अब इसमें हमारा क्या करना है, डायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ लिए। अब डायरेक्ट टैक्स में हमारा कौन कौन सा आता है, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स क्यों है, क्योंकि इस टैक्स को किसी दूसरे पर हम पहले फीचर बता चुके हैं कि ये शिफ्ट नहीं हो सकता। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स नोट शिफ्टेड टू अदर पर्सन, टू अदर, सबसे पहला इसका फीचर है और इंपॉर्टेंट फीचर है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है कोई इसकी दूसरे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो सो इनकम टैक्स जो है जो किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर इंपोज किया जाएगा और सिर्फ वही पे करेगा, तो इनकम टैक्स हो गया। दूसरा हमारा वेल्थ टैक्स का भी वही फीचर है कि ये दूसरे पर, जिसके पास संपत्ति है और संपत्ति पे कर, संपत्ति है जैसे कि बहुत सारे मॉल है, उसके पास लैंड है, इस तरह का जो है, तो वहां पर अगर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहते हैं वेल्थ टैक्स। तो संपत्ति पे कर जो लगाया गया है, तो उसी संपत्ति पर कर का वही देनदार होगा जो उस संपत्ति का मालिक है। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी गिव द टैक्स इफ इम्पोज बाय द स्टेट अथॉरिटी, स्टेट बॉडी। तो यहाँ पर होता है गिफ्ट टैक्स। अब गिफ्ट टैक्स क्या है कि अगर कोई आपको गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट तो इसमें थोड़ा सा कुछ अलग तरीका से है। कभी कभी देखा जाता है कि गिफ्ट देने वाले पर भी लगता है टैक्सेस और कभी कभी गिफ्ट लेने वाले पर भी लगता है, लेकिन अक्सर है ये देखा जाता है कि जो गिफ्ट को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, उसी पर टैक्स लगता है। इसलिए लैंड के फॉर्म में बहुत जगहों पर देखा जाता है कि अगर कोई पारिवारिक है और उसका जो लैंड है, उसका जो जमीन है, वो दूसरे को अपने को देना चाहता है, अपने किसी फैमिली को देना चाहता है, तो इसमें देखा जाता है कि उस पर टैक्स नहीं लगकर जो रिसीव कर रहा है उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो वो हमारा गिफ्ट टैक्स, उसको गिफ्ट टैक्स के रूप में हम इसे बोलते हैं। अब जो है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या बताता है कि दोज टैक्स आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स which taxes are shifted to the other person। हम पहले बता चुके हैं कि जो टैक्स को शिफ्ट करता है, इनडायरेक्ट टैक्सेज इज शिफ्टेड बाय द पेयर टू द अदर। इफ सेल्स टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन शुगर, अगर सेल टैक्स है, कोई वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम शुगर लिए हैं, चीनी के बारे में लिए हैं, अगर उस पर कोई सेल टैक्स लगा दिया जाए कि 2% 3% सेल टैक्स उस पर लगा हुआ है, तो वहां पर तो वो क्या करता है विक्रेता कि सीधे क्रेता पे, यानी कि कंज्यूमर जो है उस पर से शिफ्ट कर देता है और वह टैक्स को कंज्यूमर को पे करना पड़ता है और उससे लेकर वो टैक्स को पे करता है। तो वो कहते शिफ्टिंग होता है, यहाँ पर शिफ्ट का कंडीशन है। तो यहाँ पर ये हमारा है कि शुगर द प्रोड्यूसर और डीलर who pays it passes it on the next buyer and ultimately the burden is borne by the consumer। यहाँ पर कंज्यूमर करता है। अब इसका कोई क्या है एडवांटेज है, इट इज मोर कन्वीनियंट दैट इज दोज हु कंज्यूम द कमोडिटी एलोन यूज टू पे द टैक्सेस। इसमें क्या है, अब इसमें क्या है एडवांटेज, यहाँ पर देखिए अब सेल टैक्स, इसका आप दो भाग में हम बांट दिए हैं, सेल टैक्स और एक्साइज टैक्स।
सेल टैक्स के बारे में चर्चा हम इसका कर लेते हैं कि अब ये सेल टैक्स यहाँ पर सेल टैक्स किसी पर लग गया तो इसमें इसका जो खूबी है और इसकी जो ऋणात्मक और धनात्मक जो पहलू है वह यह है कि पहला है कि दिस टैक्स इज मोर कन्वीनियंट, दैट मीन्स यह है कि दोज हु कंज्यूम द कमोडिटी एलोन यूज टू पे द टैक्स, वही व्यक्ति इस टैक्स को पे करेगा जो व्यक्ति इसका कंजम्पशन कर रहा है, यानी कि चीनी का कंजम्पशन जो व्यक्ति कर रहा था वो इसका टैक्स को पे करेगा। तो यहां पर ये हो गया। और दूसरा है नो टैक्स इवेशन इज पॉसिबल, इनडायरेक्ट टैक्सेस में नो टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी नहीं हो सकती है। नो टैक्स इवेशन, यहां पे टैक्स की चोरी किस में नहीं होगी, इनडायरेक्ट टैक्स में। और मोर कन्वीनियंट, यानी कि जो इसको लास्ट कंज्यूमर जो है कंजम्पशन जो करेगा वही करेगा। ये हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज में क्या है, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यह है कि न ही गरीब, नो पुअर नो रिच पेइंग आउट टैक्सेस एट द सेम रेटेड, दोनों क्या करता है, एक साथ टैक्स को पे करता है, एक जैसा पे करता है। एवरी कंज्यूमर रिच और पुअर पे द टैक्सेस एट द सेम रेट, दोनों को करता है, सेम रेट से करता है। इसमें क्या होना चाहिए कि कोई गरीब है तो ऐसा नहीं है कि वो शुगर लाने के लिए जाएगा, चीनी का काम दान जाने जाएगा, तो पहले 10 रुपया मिलता था और सेल टैक्स बढ़ जाने के कारण क्या हो गया कि उसका कीमत 15 रुपया हो गया, तो अमीर भी 15 रुपया ही देगा और गरीब भी 15 रुपया देगा। तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज है। एवरी कंज्यूमर रिच और पुअर पेज द टैक्सेस एट द सेम रेट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज वेरी हाई। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी यह देखा जाता है कि स्टेट बॉडीज के लिए बहुत संकट पैदा हो जाता है कि जब हम टैक्स को हम कलेक्शन करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्शन करने में उसे बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो टैक्स वैसा होना चाहिए जो कि आसानी से पे कर दे और जो उसको ले रहा है बॉडी, वो अथॉरिटी ले रहा है, उसको लेने में कम खर्च हो। अगर जितना हम टैक्स ले रहे हैं उससे, और उसे हमको लेने के माध्यम में हमें लेने के दरमियान उससे ज्यादा हमें खर्च हो गया तो उसका क्या, स्टेट गवर्नमेंट को उसको निगेटिव में चल जाएगा या फिर जीरो पर चल जाएगा, तो उसे कोई प्रॉफिट या नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्स को उसको सेल टैक्स और एक्साइज टैक्स में किए हैं। अब यहाँ पर हम दो इस तरह का किए हैं कि अब तो इंडिया में यहाँ पे जीएसटी लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे दैट मीन्स यहाँ पर जीएसटी हो गया, तो इनडायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का हम बोलते हैं, जो हम लगाया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस। बट कुछ जो अभी जो प्रोडक्ट हैं उस पर भी अभी एक्साइज ड्यूटीज, एक्साइज टैक्सेस वगैरह लगाया जाता है, जैसे क्रूड ऑयल जो हमारा फ्यूल वगैरह है उस पर अभी भी वो जीएसटी के अंदर नहीं आया है और उस पर लगाया जाता है। तो कभी सेल टैक्स होता है, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट लगा देता है। तो ये सब सारी चीज को इसलिए हम इसे दो पार्ट्स में बांटे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि अब जीएसटी वगैरह का चर्चा जो होगा और बाद में होगा, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हम इसे ही करते हैं चर्चा। नॉन टैक्सेस क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखते हैं कस्टम। नॉन टैक्सेस यहाँ पर अब नॉन टैक्सेस को यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं नॉन टैक्स को ही कर लेते हैं क्लियर। नॉन टैक्स इट इंक्लूड्स रिसिप्ट सच एज फी फॉर एजुकेशन and public health, profit from public sector undertaking, income from public land, forest, mines, etc. अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि नॉन टैक्सेस एक अलग जरिया है सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाने का। अब यह जो होगा किस फॉर्म में होगा, तो फी है। अब फी हम किस पर दे सकते हैं, फी फॉर एजुकेशन पे हम ले रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए हम फी दिए, फी फॉर एजुकेशन। फी फॉर हेल्थ सर्विसेज हम लिए तो हेल्थ सर्विसेज ले लिए। फिर हम फी फॉर कुछ अलग तरीका से जो होता है, और जैसे पार्किंग इस तरह का होता है, तो ये सब सारे चीज को हम फी के रूप में जानते हैं कि फी के रूप में, और ये हमारा इसको क्या कहा जाता है, नॉन रेवेन्यू। नेक्स्ट है हमारा है फाइन। फाइन क्या होता है, फाइन पे बाय द ए पर्सन हु इज डूइंग रॉन्ग in the light of public authority, for example violation of traffic rules,
वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, डूइंग रॉन्ग एक्टिविटी, ये सब सारे चीज को हम क्या करते हैं कि फाइन के रूप में लेते हैं। जैसे अब हम जा रहे हैं, गाड़ी से हेमलेट नहीं पढ़े हुए हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा होता है वो फाइन लगा देता है। तो फाइन लगा के यहाँ पर क्या करता है, वो जनरेट करता है रेवेन्यू को। ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। फिर हमारा क्या है, प्राइस। अब ये प्राइस के रूप में हमारा क्या होगा, जब हम कोई सर्विस लेते हैं, प्राइस के रूप में जब हम यहाँ पर कोई सर्विस हम लेते हैं, जैसे प्राइस, ये प्राइस इज ए पेड बाय द एन इंडिविजुअल फॉर ए स्पेसिफिक सर्विस rendered to him by the state. Many public sector undertaking realize revenue from the sale of the goods and services. Example, sale of पेट्रोल, ट्रेवलिंग चार्जेज, etc. रेलवे। अब हम जैसे कि हम रेलवे का टिकट ले रहे हैं, फ्लाइट का टिकट ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्राइस है। हम जब तक पे नहीं करेंगे, पे फॉर टिकट, पे फॉर फेयर टिकट, फेयर टिकट, हम जाने का फेयर टिकट्स ऑफ रेलवे एंड एयरप्लेन, ये सब सारे चीज को हम प्राइस के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट बाई ए अंडरटेकिंग यूनिट, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स आर अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट, दिस इज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है वो भी क्या आता है, गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में आया। इनकम यहाँ पर से कैसे आएगा, जब लैंड कोई अपना गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज या सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड है उसके पास, और वहाँ पर कोई जैसे कोई प्रोग्राम लगा रहा है, तो उससे वहाँ पर उसका जनरेट हो रहा है इनकम जो आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम के रूप में यहाँ पर काउंट करेंगे। फिर एक ग्रांट है, ग्रांट दैट मीन्स ग्रांट गिव, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज, दिस इज द नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया, तो उसके क्या हो गया, रेवेन्यू में इजाफा हो गया। तो जब रेवेन्यू में इजाफा हो गया, तो किस तरह के रेवेन्यू में इजाफा हुआ, नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में इजाफा हुआ। ये हमारा नॉन टैक्स हो गया। गिफ्ट, अब गिफ्ट जो है, जो कभी कभी गिफ्ट जो है क्या कि गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट दे आर रिसीव्ड फ्रॉम आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल। गिफ्ट्स आर आल्सो रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। कोई इंस्टीट्यूशन है, वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन छोटे इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, फॉरेन से आता है, इंडिविजुअल भी आता है, तो ये हमारा क्या है, एक गिफ्ट्स है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, गिफ्ट्स के रूप में ये आता है। तो ये हमारा था नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज को, अब हम कस्टम ड्यूटीज को के बारे में देखते हैं कि कस्टम ड्यूटीज हमारा क्या है, जो अलग तरीका से हम लगाएं। अक्सर हाँ ये होता तो है, फॉर्म है, किसका है फॉर्म, इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है, इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म है। बट यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज हम क्या कैसे इसको देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ड्यूटीज स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज ए ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब ये हो गया, कोई अगर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कि निर्यात किया जा रहा है, उस निर्यात गुड्स एंड सर्विसेज पे एक 4%, 5% या फिर स्पेसिफिक रूप में अगर कोई लगा रहा है, तो उसको क्या करता है कि यहाँ पे उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज, यानी कि ड्यूटीज इम्पोर्ट ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जस्ट उसके रिवर्स में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आयात किए जाने वाले वस्तुओं पर अगर ड्यूटीज लगाता है, वहां पर लगा रहा है, तो हमारा क्या हो गया कि ये कस्टम ड्यूटीज के रूप में जाना जाएगा। और क्या इसलिए किया जाता है कभी कभी कि फॉर एग्जाम्पल अगर अथी क्या बोलते हैं, स्टेट में और कंट्री में किसी चीज की कमी हो गई, बट क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि लगा दिया गवर्नमेंट टैक्स। क्यों लगा दिया टैक्स, इसलिए टैक्स लगा देता है कि उसके पास
हमारे के यहाँ कंजम्पशन के लिए वस्तुएं कम ना हो जाए, जिसके कारण ये क्या करता है, निर्यात पे रोक लगाने के चलते उस पर क्या करता है कि कुछ ड्यूटी लगा देता है, कुछ परसेंटेज चार्जेस लगा देते हैं। जब परसेंटेज चार्जेस लगा देते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल प्राइस के अपेक्षा में, इंटरनेशनल प्राइस के कंपटीशन में उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसका गुड्स नहीं बिक पाता है, तो वहां पर उसलिए लगाता है। कभी कभी इंपोर्ट पे ड्यूटी एंड चार्जेस इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारे डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोत्साहन करने के लिए, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, कि नहीं हमारे यहाँ जो वस्तु है अगर उस पर हम टैक्स लगा देते हैं आने वाले आयात किए आने पर, तो यहाँ के वस्तुओं की अपेक्षा उसका दाम या तो उसके बराबर होगा या तो उससे ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारे उत्पाद किए गए वस्तु यहाँ पे बिकेगी। तो ये हमारा कस्टम ड्यूटीज पे है, यानी कि कस्टम ड्यूटीज इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोज ऑन इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों पे लगाया जाता है। ये हमारा हो गया कि ये हमारा टोटल जो डायग्राम, जो हमारा खाका खींचा हुआ है कि हम रेवेन्यू के क्या होता है, इस सब सारे चीज को हम यहाँ पर देखें। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो लास्ट जो हमारा जो है कि टैक्सेस जो हमारा है, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ टैक्सेशन। तो इसका जो टैक्स जो हम लगाते हैं तो वहां पे सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें जान लेना बहुत जरूरी है। और इस तरह के क्वेश्चन हमें जिस तरह से हमने बताया है वो एग्जाम में अगर इस तरह का डायग्राम बता के जब किया जाए तो उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टॉपिक है सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टैक्सेशन, कैसे क्या क्या इस पर फर्क पड़ता है। पहला इसका जो है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ, पहला पड़ेगा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। इसको हम इनइक्वालिटी जो हम टॉपिक पढ़ाए थे उसमें भी हम चर्चा किए थे। फिर दूसरा है हमारा है क्या है, दूसरा है इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और मेन तीसरा है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस, ऑफ प्राइसेस। ये सारे तीन मेन है तो बहुत लोग, तो यहाँ तीन है जो हम जो इम्पोर्टेंट लगा उसे हम यहाँ पर लाए। अगर कोई किसी टैक्स लगाया जाता है तो उस कंट्री पर सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर डायरेक्ट टैक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स लगाने का पर्पस यह भी है रेवेन्यू जनरेट करने के अलावे कि समाज में जो गरीबी अमीरी ऊंच नीच का जो खाई है उसे कम किया जा सके। जो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, इनकम तुम्हारा इनकम इतना है, हमारा इनकम इतना है, तुम्हारे पास धन इतना है, हमारे पास धन इतना है, इस तरह से कुछ इस पर लगाम लगाया जाता है जो हमारा जो टैक्स के रूप में करता है। दूसरा हमारा क्या है, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो हम ग्रोथ जो हमारा डेवलपमेंट का कार्य है वो हम कैसे लगाएंगे। जो फर्स्ट में ही कोशिश है कि रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंट्री एंड इकोनॉमी, बिकॉज विदाउट रेवेन्यू नो गवर्नमेंट डेवलप देयर कंट्री कंटिन्यूअस फॉर्म। सो टैक्सेस इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। इसमें थोड़ा सा समझने का है कि अगर कोई गवर्नमेंट टैक्स किसी वस्तु पे लगा रही है तो उसका कभी कभी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि उसने प्राइस को स्टेबलाइज करना चाहता है। स्टेबलाइज का क्या हो गया,
perfect example of the price stabilization by imposing of the taxation in the fuel prices. फ्यूल प्राइसेस में देखते हैं हम क्या कि जब जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी इन रिसेंटली वेरी लो प्राइस ऑफ द फ्यूल प्राइसेस, दैट मीन्स हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि $4 या फिर $10 प्रति बैरल डॉलर यहाँ पर क्रूड ऑयल का वहाँ प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में हो गया है। फिर भी इंडिया में प्राइस डीजल का या फिर पेट्रोल का या क्रूड ऑयल का गिर क्यों नहीं रहा है? तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि हम जब कोई वस्तु ऐसा है जो हमें फ्यूचर में उससे प्राइस को स्टेबलाइज करके रखना है, उसे हम रखना है, तो उस पर क्या करते हैं, कुछ टैक्स इंपोज करके रखा जाए जिसके कारण पब्लिक में हाइबोक वगैरह की स्थिति नहीं हो और वो क्या हो, यहाँ पे प्राइस को स्टेबलाइज जैसन मिले और एक कंडीशन हमारा ये बनता रहे। तो आज हम जो यहाँ पर जो देखे कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, जो हम जो देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस डील्स टू इम्पोर्टेंट टॉप पार्ट्स, वन इज रेवेन्यू एंड अदर इज एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस का हम यहाँ पर चर्चा किए और उसके बाद फिर हम सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के ऑफ टैक्सेस का चर्चा किए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम चर्चा करेंगे वो होगा कैनन ऑफ टैक्सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है कि कैनन ऑफ टैक्सेशन, व्हाट इज कैनन ऑफ टैक्सेशन। और नेक्स्ट जो पार्ट्स बच गया इसका रेवेन्यू के बाद एक्सपेंडिचर, वो हम चर्चा करेंगे। सो I hope this topic is very beneficial for students of BA Part 2 Economics Honors in coming examination. Thank you.